देखिए ये हमारा पहला क्लास है, पहला चैप्टर के लिए है ना है। और इसमें हम सब जो है पढ़ चुके थे। इस क्लास में क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में? वास्तविक संख्या। ध्यान से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में। आज जो है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 टॉपिक बचा है, इसके बाद उसको भी ख़त्म कर देंगे और कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्या, रियल नंबर ना, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय। हम रिवीजन करवा रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अपरिमेय एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अगर वास्तविक संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय संख्या। एनी प्रॉब्लम? चलिए, परिमेय संख्या हम बताए थे जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में रूप में लिख सकते हैं। यही बताए थे, लिख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और वो परिमेय उसको कहते हैं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से अगर आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पी बटे क्यू वाला क्या है? परिमेय संख्या। और पी बटे क्यू में नहीं लिख पाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय। इसका एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए तो इसमें जो है गिनती में जो भी संख्या आती है सब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर दशमलव में भी आता है तो भी क्या है? परिमेय है। समझ में आ गया? 2.42 डॉट डॉट भी आएगा तो भी क्या है? परिमेय संख्या है। बटे में भी कोई आता है तो परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? रूट में भी आएगा तो परिमेय संख्या। हालांकि याद रहे कि अभाज्य संख्या पर रूट नहीं आना चाहिए। रूट 3 बटे या 4 रूट 4 बटे जो है या 3 बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये सारा का सारा हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। साथ ही साथ हम बताए थे 22 बटे 7, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी बताए थे 22 बटे 7 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जो भी संख्या दुनिया में है, चाहे वह प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारे के सारे हमारा परिमेय संख्या है। आपको पता है प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नहीं तो चर्चा करेंगे आगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बताए थे अपरिमेय किसको कहते हैं? जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में 3 बटे 0 हम नहीं लिख सकते हैं। 3 बटे 0 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? रूट 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। हम बताए थे अगर अभाज्य संख्या पर, किस संख्या पर? अभाज्य संख्या पर अगर रूट आ जाए, अगर अभाज्य संख्या पर रूट आ जाए तो वह आपका जो है कौन सी हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? आपको पता है रूट 3 क्या है? अभाज्य संख्या। उस पर रूट चढ़ गया। रूट 5 भी आपका अपरिमेय संख्या। रूट 7 भी आपका अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अगर अभाज्य संख्या पर रूट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आना चाहिए, कभी भी किसी भी संख्या का हर रूट में नहीं आएगा। अगर रूट में आता है तो वह क्या है? वो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? वो परिमेय संख्या। अंश बटे हर में अगर रूट है तो वह क्या है? वो परिमेय संख्या है। उसके बाद हम बताए थे पाई का मान भी क्या है? वो परिमेय संख्या। इसी तरह से कई सारी ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कहते हैं? वो परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो बात हो चुकी थी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े थे। अब पूछा परिमेय वो परिमेय समझ में आ गया। पूछेगा वास्तविक संख्या किसको कहते थे? आप कहिएगा परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब वास्तविक संख्या कहेगा रूट 3 कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। 2.246 डॉट डॉट कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या है। 22 बटे 7 कौन सी है? वास्तविक संख्या है। 3 बटे 0 कौन है? वास्तविक संख्या है कि नहीं है? मतलब परिमेय भी रहेगा तो वास्तविक संख्या होगा, वो परिमेय भी रहेगा तो वास्तविक संख्या होगा। इतना सा आपको बात समझ में आ रहा है? आगे की ओर अगर हम ध्यान देते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। आगे की ओर हम बताए थे। अब आगे का टॉपिक हमारा था प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? ध्यान से एकदम नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो हम बोले थे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यस नो? तो गिनती में कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। यहाँ क्या होगा? अनंत ना, इन्फिनिटिव दे सकते हैं ना, अनंत चला जाएगा। तो प्राकृत संख्या पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद होगा? गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 और सबसे बड़ा कौन है? अनंत। इसको पढ़ते हैं अनंत। क्या पढ़ते हैं? अनंत। और सबसे छोटा कौन है? 1। सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। याद रहेगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ये चीजें हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या। ये संख्या कहाँ से मतलब शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ये भी कहाँ तक? अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? याद रहेगा? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0, क्योंकि सबसे छोटा कौन है? 0 और सबसे बड़ा कौन है? अनंत। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। याद रहेगा? इतना समय कोई दिक्कत? इसका और हम एक चीज बताए थे, प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि 1 से शुरू प्राकृत संख्या हुआ, तो इसमें देखिए 1 से सब है कि नहीं है, लेकिन 0 इसमें है क्या? नहीं है। तो मतलब ये हो जाएगा, प्राकृत संख्या पूर्ण हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकता है। सभी नहीं हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकता है। ये चीजें बता दिए थे। उसके बाद हम बताए थे अगला टॉपिक हमारा था पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एकदम ध्यान से समझना है। पूर्णांक संख्या हम बताए थे कि इसमें जो है 0 भी आता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, है ना। इसमें माइनस वाला भी आता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट आएगा। इधर इन्फिनिटिव होगा कि नहीं? तो मतलब इसमें 0 से आगे भी आएगा और 0 से पीछे वाला भी संख्या आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कहने का अर्थ ये है, इसमें जो है 0 या क्या क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्या, या तो लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है? हमारा प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 क्या है? प्राकृत संख्या है कि नहीं है? और ये इसको पढ़ते हैं कौन चीज? 0। और इधर क्या है? माइनस वाला है कि नहीं है? प्राकृत संख्या हो गया, 0 हो गया और ऋणात्मक संख्या हो गया। अगर ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं? प्लस वाला है तो धनात्मक बोल सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं धनात्मक। इसको कई तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। धनात्मक हुआ, शून्य हुआ और क्या हुआ? ऋणात्मक संख्या हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? या तो कह सकते हैं प्राकृत संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहेंगे। कोई कहेगा नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो तीनों परिभाषा क्या है? सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं? तो 0 मिला के इधर पूर्ण संख्या हो गया, इधर ऋणात्मक संख्या हो गया कि नहीं? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को भी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन होगा सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे देखिए यहाँ प्लस वाला कहाँ से? यहाँ से ना है। तो प्लस में सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या अनंत, है ना। सबसे छोटी धनात्मक मतलब प्लस वाला, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है 1 होगा और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या अनंत होगा, है ना। अब माइनस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे
बड़ी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। आपको पता है कि माइनस में जो छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है। तो 1 से जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 आते जाएंगे माइनस में, तो उसका मान घटते चला जाएगा। तो माइनस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, तो -1 है। सबसे बड़ा कौन है, -1, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे, ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है सम संख्या। कौन संख्या? सम। क्या गिरा है? तो सम संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दो यहाँ। सम संख्या, जिस संख्या में, सम संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से भाग देंगे तो 0 किस में आएगा? 2 से 2 में भाग देंगे 0 आ जाएगा, 4 में भाग देंगे 0 आएगा, 6 में भाग देंगे 0 आएगा, 8 में भाग देंगे 0 आएगा, 10 में देंगे 0 आएगा, 12 में देंगे 0 आ जाएगा, 14 में भाग देंगे तो 0 आएगा, 16 में भी देंगे तो इसी तरह से 18 आएगा, 20 आएगा, 22, 2 जोड़ते जाएंगे तो भाग लगते चला जाएगा। इस तरह से हम कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं कि नहीं? तो सम संख्या अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा संख्या? सम संख्या अगर आपसे पूछा जाए कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेष कितना आता हो? 0 आता हो। कितना? तो सम संख्या का मतलब, सम संख्या को क्या बोले, तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा और शेष कितना आएगा? 0। शेष 0 आना चाहिए। 2 से भाग देने पर शेष कितना? 0 आएगा, तब उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। आपको पता है कि सबसे छोटी सम संख्या 2, ये सबसे क्या है? छोटी है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? याद रखना है इसको। 2 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए, तब उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। शेष का मतलब समझ रहे हैं ना? 2 से किसी में भाग दीजिए, देखिए 14 में भाग दे रहे हैं, तो 7 दूना 14, कट के कितना आ गया? कुछ नहीं है तो 0 ना, कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 बचा। नीचे अगर शेष 0 बच जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो इसमें इस तरह से हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेष 0 आता हो, शेष 0 प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए अगला बताए थे विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। लेकिन विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इसी तरह से ना, डॉट इनमें। देखिए एक चीज और याद रखना, 1 से लेकर के 100 तक, क्या तक? 100 तक में टोटल जो है, 1 से 100 तक में टोटल सम संख्या 50 गो है। समझ में आ गया कि नहीं? 1 से 100 तक में जो है, 100 तक में सम संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल सम संख्या की संख्या 50 है। कोई दिक्कत है? विषम संख्या अगर पूछा जाए तो विषम संख्या तो जिसमें 2 से भाग देने पर शेष कितना आता हो? 1 प्राप्त होता है। ये तो 2 से पूरा भाग नहीं लगता हो। अब कहिए कहाँ से होता है? 1 से। कहाँ से? 1 से होता है। कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ रहा है? विषम संख्या कहाँ से स्टार्टिंग? 1 से। तो जिसमें भाग देने पर 1 आता हो, कितना आता हो? 1 आता हो, शेष कितना? 1, तो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। भाग देने पर 1 आ जाए तो विषम संख्या, 0 आ जाए तो सम संख्या। भाग देने पर 1 आए तो विषम संख्या, 0 आ जाए तो सम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी अनंत। सबसे छोटी 1, सबसे बड़ी अनंत। अब पूछेगा 1 से 100 तक के बीच में क्या गो? विषम संख्या क्या गो? 50 गो। इसमें भी विषम संख्या 50 होता है। चलिए इतना सा आपको समझ में आ गया। और एक होता है यौगिक संख्या। कौन सा संख्या? कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या याद रहेगा। यौगिक संख्या कौन सा संख्या? यौगिक संख्या। एकदम ध्यान से समझना है। यौगिक संख्या, जिस संख्या में
एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी भाग लगता हो, एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगता हो, उसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। नहीं समझ में आता तो जिस संख्या को तीन से अधिक भाग देने वाला हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो जिस संख्या का 3 गो गुणनखंड हो, 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 3 गुणनखंड हो, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए 8 लेते हैं, मान लीजिए 8 लिए हैं, तो 8 का गुणनखंड मतलब हुआ कि 8 को कौन कौन भाग लगा सकता है? तो आप कहिएगा 1 लगाएगा, 1 नहीं लगाएगा, 1 लगाएगा, फिर कहिएगा 2 लगाएगा, फिर 4 लगाएगा, फिर 8 लगाएगा। तो 2 से 3 से ज्यादा है कि नहीं है? 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ 4 हो गया, तो ये यौगिक संख्या है, कोई दिक्कत? इसी को कहते हैं गुणनखंड। भाग देने वाले को क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो 8 को कौन कौन भाग लगाया? तो लिखेंगे यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। इसको लिखाए नहीं थे ना? नहीं, तो जिस संख्या का लिख देंगे, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कहेंगे कि जिसका गुणनखंड 3 गो या तो 3 से ज्यादा हो, उसी को ना। तो अगर आपसे हम लिखेंगे, जैसे ध्यान से समझिए, जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह डॉट डॉट कर देंगे, बोलेंगे इसमें यौगिक संख्या कौन कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बताइए, यौगिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए ध्यान से समझना है, 1 से नहीं, इसमें चुनना है। देखिए इसका 3 को गुणनखंड होगा, 1 को कौन भाग लगा सकता है? ओनली 1 के भाग लगाएगा। 2 को कौन लगा सकता है? 1 और 2 लगाएगा। 3 को कौन लगाएगा? 1 और 3 लगाएगा। 3 तो गुणनखंड होना चाहिए, और ये तीनों का 1 और 2 और 2 1 निकल रहा है, ये तीनों तो है नहीं। इसका मतलब ना तो 1 यौगिक संख्या है, ना ही तो 2 यौगिक संख्या है, ना ही तो 3 यौगिक संख्या। 4 का देखिए 1 लगाएगा, 2 लगाएगा और 4 लगाएगा, मतलब इसका 3 को गुणनखंड हो गया ना। इसका मतलब 4 यौगिक संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि यौगिक संख्या 4 से स्टार्टिंग होता है। कहाँ से? 4 से। कोई दिक्कत? यौगिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। अब देखिए बोलिएगा 5 है, तो 5 का 2 को गुणनखंड निकलता है, 1 और 1 5, ये तो नहीं होगा। 6 वाला देख लीजिए, तो 6 1 से आएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, मतलब 4 हो गया ना। इसका मतलब 6 क्या है? यौगिक संख्या है। इसी तरह से देखिए 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 में 1 और 7 से लगेगा। 8 बताइए, 8 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। इसका मतलब 8 यौगिक संख्या है। समझ में आ गया? तो 8 हो जाएगा। 9 होगा क्या? 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा, 3 तो नहीं हुआ। तो 9 भी यौगिक संख्या है, नहीं है? 9 में लगता नहीं है भाग, 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 3 तो होगा, 4 को होगा, 5 को होगा, 6 को होगा, 7 को होगा, तो यौगिक संख्या होगा। हम क्या लिखे? 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो 9 भी हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। 10 होगा, 10 एकदम होगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, तो हो जाएगा 10। 11 होगा? 11 नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये नहीं होगा। 12 होगा कि नहीं? 12 हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है डॉट 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 करके इन्फिनिटिव। समझ में आ गया? समझे क्या? 3 को गुणनखंड होगा तो यौगिक संख्या, 3 गुणनखंड होगा तो यौगिक संख्या, 3 गुणनखंड होगा तो यौगिक संख्या। जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसे संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या 4 6 8 9 10 12, 4 6 8 9 10 12, 4 6 8 9 10 12। समझ में आया? डॉट 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 में ढेर सारा निकलेगा। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे छोटी जो है यौगिक संख्या कौन है, तो 4, और सबसे बड़ी यौगिक संख्या अनंत। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 और सबसे बड़ी यौगिक संख्या अनंत। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 और सबसे बड़ी यौगिक संख्या भूल जाएगा।
बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे की ओर हम बढ़े। तब सबसे छोटा यौगिक संख्या हमेशा दिमाग में याद रखना इसको। यौगिक संख्या 4 से शुरू होता है, विषम संख्या 1 से स्टार्टिंग होता है, सम संख्या 2 से स्टार्टिंग होता है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या बताएं? 0 भी होगा पूरा, माइनस वाला भी अंक होगा और शून्य भी होगा। पूर्ण 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होता है, यही ना बताएं? चलिए, और उसके बाद जो है यौगिक संख्या पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया? निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए, अब जो हमारा है एक उभाज्य संख्या। कौन संख्या है? उभाज्य संख्या। एकदम ध्यान से समझिएगा। एक होता है उभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? उभाज्य संख्या। संख्या याद रखना है, उभाज्य संख्या। उभाज्य संख्या किसको कहते हैं? देखिए, उभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा संख्या? उभाज्य संख्या। तो उभाज्य संख्या अगर आपसे पूछेगा कि उभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो। 1 गुणनखंड हो, 2 गुणन, ना ओकरा से ज्यादा हो ना ओकरा से कम हो। जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो। 2 नहीं, 2 नहीं समझना है कि 2 गुणनखंड होगा, 2 होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, एकदम ध्यान से समझिए। तो लिखेंगे जिस संख्या का, क्या लिखेंगे? जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम है? आप देखिए, अगर निकालना है जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? डॉट डॉट में अनंत तक। अब इसमें आपको चुनना है कि अभाज्य संख्या कौन है। ये अभाज्य संख्या नहीं है सब, इसमें क्या करना है? चुनना है। ध्यान दीजिए, जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या ध्यान से समझिए। इसका देखिए 2 गुणनखंड निकलेगा, 1 में सिर्फ 1 ठो से भाग लगेगा, 3 तो नहीं होगा। 2 में बताइए 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा, मतलब ये अभाज्य संख्या है। 3 में भी 1 से लगेगा और 3 से भी लगेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। 4 में देखिए तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से। 3 टन हो गया, ही नहीं होगा। मात्र 2 गो होना चाहिए। क्या गो? 2 गो। इसका 4 का 3 आ जाए, 3 टन आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान से समझिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए आपको ये चीजें आपको समझना है कैसे निकलेगा। याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, निकालने सीखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ 5 है, कितना लिखा है? 5 का गुणनखंड कितना है? 1 है और 5 है। इसके अलावा किसी से भाग लगेगा, मतलब 5 अभाज्य संख्या है। 6 में देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 4 टो से भाग लग रहा है, इसका मतलब 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 में बताइए तो 1 और 7 से 2 ना, इसका मतलब 7 अभाज्य संख्या है। 8 बताइए अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 9 में 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी। हम क्या बोले? 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 3 को, इसका मतलब 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। बताइए 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 5 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 है क्या? 11 में 1 और 11 से ही लगेगा। इसी तरह से 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा। समझ में आ गया ना? उसके बाद 47 के बाद कितना आ जाएगा? 47 हो जाएगा, 51 तो आता है, इधर 53 आ जाएगा। 53 किसी पर है क्या? नहीं है, तो 53 आएगा, 59 आएगा, 59, 61 किसी में नहीं आता, 61 आएगा। उसके बाद 67 आएगा,
नहीं 69 नहीं आएगा, 67 आएगा, फिर 71 आएगा, फिर 73 आ जाएगा, उसके बाद 79 आएगा, फिर 83 आएगा, नहीं 99 81 आ जाता है ना, 83 आएगा, समझ में आ गया, फिर 87 आएगा, उसके बाद 89 आएगा, 91 आता है तो 93 आएगा, और फिर 97 आएगा, 99 नहीं 3 से कट जाएगा, 33 या 99 हो जाता है। तो ये सारी संख्या आती है, आपको 100 तक याद रखना है, कितना तक 100 तक। इसीलिए जो है हम इतना सा लिखा है ना, आप सब जो है घर से जो है 100 तक कम से कम लिखना है। क्या तक लिखिएगा, कैसे ये सब इतना सा लिखना है, उसके बाद इसका जो आंसर होगा कहाँ से 2 3 5 7 11 13 17 19, समझ में आ गया कि नहीं, 19 23 27 नहीं आएगा, 29 31 37 41 43 47, इसी तरह से आपको आगे तक क्या करना है, लिखना है। कोई दिक्कत है, बोलिए, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, यानी प्रॉब्लम 9। चलिए एक टॉपिक और है, इसको उतारिए, ध्यान दीजिए। एक होता है आपका सअभाज्य संख्या। कौन सा संख्या, सअभाज्य। एक होता है अभाज्य, जो अभी बताएं, जिसमें दुए तो गुणनखंड होगा। एक होता है सअभाज्य, एक होता है सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या लिखेंगे हम सब, को प्राइम नंबर, इसको क्या कहते हैं, लिखेंगे सअभाज्य। एक होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। क्या पूछा जाएगा, सअभाज्य संख्या। एकदम ध्यान से समझना, जिस दो संख्या का HCF मतलब मोसो समझती है ना, महत्तम समावर्तक, समझ में आ रहा है ना, बोलो ना, हाँ महत्तम मोसो इसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में महत्तम समावर्तक हिंदी में कहते हैं। तो जिन दो संख्या का HCF मात्र 1 हो, कितना, जिसका HCF 1 निकलेगा, वही दोनों संख्या क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। जिस संख्या का HCF मात्र 1 हो, जिस संख्या का HCF, जिस दो संख्या का HCF मात्र 1 हो, कितना हो, 1 हो। HCF कितना निकलना चाहिए, दो संख्या का HCF अगर 1 निकल रहा है, ओनली 1, उसी को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। उन्हीं दोनों संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। जिसका 1 से ज्यादा निकलेगा, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, वो नहीं होगा। लेकिन जिसका HCF मात्र 1 को निकलता हो, 1 निकलता हो, कितना, 1 निकलता हो, ऐसे संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। लिखेंगे जिस संख्या का, जिन दो संख्या का HCF मतलब मोसो, HCF मतलब HCF मोसो, जिस संख्या का HCF मात्र कितना हो, क्या हो, 1। जिन दो संख्या का HCF मात्र 1 हो, कितना हो, 1 निकलता हो, निकलता हो। जिन दो संख्या का HCF मात्र 1 निकलता हो, उन दोनों संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझिए, कहेगा 2 और 4, 2 और, बताइए ये सअभाज्य, इसका HCF देखिए, HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या खोजना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जो दोनों को कटा सकता हो।
ऐसा बड़ा सा बड़ा संख्या खोजना है जो दोनों को क्या कर सकता हो, कटा सकता हो। तो ऐसे कैसे खोजेंगे, एचसीएफ निकालने आता है ना आपको। अगर बच्चा वाला समझ, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो बच्चा वाला एकदम चले जाना है। एक को कौन कौन कटाएगा, दो को कौन कौन, एक कटाएगा दो कटाएगा, यानी कटाएगा। और चार को बताइए कौन कौन कटाएगा, एक कटाएगा दो कटाएगा चार कटाएगा। इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ, इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें जो जो मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। इसमें मिल कौन सी रहा है, सबसे बड़ी संख्या देखना, एक एक भी मिल रहा है और दो दो भी मिल रहा है। इसमें बड़ा कौन है, दो। जो मिल रहा है उसमें बड़ा देखना है कौन है, एक एक भी मिल रहा है दो दो भी मिल रहा है, उसमें बड़ा कौन है, दो मिल रहा है। तो दो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन शर्त क्या है, एगो निकलता, एक निकलता, एक एगो नहीं निकलता हो, एक निकलता हो एचसीएफ। यहाँ निकल गया कितना, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। कोई दिक्कत, जैसे अगर कहेंगे 3 और 7, 3 और इसका एचसीएफ निकाल के देखिए तो 3 को कौन कौन कटाएगा, 3 को एक कटाएगा और 3 कटा सकता है, यानी कटाएगा। और 7 को कौन कटाएगा बताइए, तो 1 और 7। इसका एचसीएफ बताइए। इसका देखिए इसमें कौन मिल रहा है, एक एक मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या। तो इसका जो है एचसीएफ एक निकला। जब एक निकलेगा एचसीएफ तो कहेंगे यह क्या है, सहभाज्य संख्या है। समझ में आ गया, निकालने सीखे। जैसे अगर आपसे पूछ लेगा 9 और मान लीजिए 14, 9 और 14 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कैसे निकालिएगा बताइए। तो एक हो गया ये दूसरा नंबर का और ये तीसरा नंबर का। तो कैसे निकालिएगा, तो पहले 9 का देखिए गुणन का, 9 को कौन कौन कटा सकता है, एक कटाएगा, 3 कटाएगा और 9 कटाएगा। 14 को बताइए तो बताइए इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, इसका एचसीएफ बताइए। इसमें मिल क्या रहा है, ओनली एक मिल रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और जब एक निकलेगा तो कहेंगे यह सहभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे देखिए और एक एग्जांपल हम लास्ट दे रहे हैं। जैसे 12 और मान लीजिए 12 और है 15, 12 और 15 कहेगा ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, सबसे पहले एचसीएफ पता होगा तब ना। तो एचसीएफ निकालिए, तो 12 का एचसीएफ निकालना है तो 12 का एक भी कटाएगा। भाग 12 में किससे किससे लगता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। अब 15 है तो 15 में देखना है तो 15 का भी 1 से 3 से 5 से और 15 से और किसी से लगेगा। अब देखिए इसमें देखना है कि मिल क्या क्या रहा है, तो कहिएगा भैया एक एक मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है और कुछ मिल रहा है क्या नहीं। तो इसमें 2 को मिल रहा है तो बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका एचसीएफ कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो इसका मतलब ये आवाज संख्या नहीं है, एक ना आना चाहिए। एचसीएफ एक आएगा तभी ना आवाज संख्या, ऐसा आवाज संख्या। लेकिन यहाँ आ गया कितना, 3। और जब 3 आ जाएगा तो उसको सहभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। चलिए एगो हम दे रहे हैं, जल्दी से बताना है कि ये है कि नहीं है। चौथा हो गया ना, तो 5वां आपका है, मान लेते हैं कि 15 और 22। बताइए 15 और 22 जो है, 22 जो है सहभाज्य संख्या है या नहीं है। 15 22 सहभाज्य संख्या है, देखिए चेक करके देखिए कैसे निकलेगा। 15 को देखना है तो 15 को कौन कौन कटाएगा, 1 3 5 और 15। और 22 को कौन कौन कटाएगा, 1 2 11 और है ना। इसका एचसीएफ ना, इसका एचसीएफ बताइए। इसमें मिल क्या रहा है, ओनली एक मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। समझ में आ गया कि नहीं। सहभाज्य संख्या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी जो है चीज का एग्जाम दीजिए, रेलवे तक के एग्जाम में ये सब आपका सवाल पूछता है। सहभाज्य संख्या, तो जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसी को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलिए आज का क्लास आपका यही, जितना भी बेसिक था सारे चीज क्या हो गया है, खत्म हो गया है। उसके बाद जो कल हम जो चलेंगे, कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वह न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो रहेगा, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके द्वारा हम एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। समझ में आ गया। और कल आपका जो है यही न्यूक्लिड विभाजन के बारे में थोड़ा सा जो 2-4-5 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका पहला सवाल पर हम चलेंगे। कोई दिक्कत है बोलिए नहीं तो
तो आज हमारा जो है घंटी इतना ही था। मेरा समय भी ओवर हो रहा है तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।